हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब स्टूनर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, आज आपकी क्लास होने वाली थ्योरेटिकल क्लास, जिसमें मेन टॉपिक है गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन। गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन, ठीक है। तो यही टॉपिक है आपका। ये देखिए हेडिंग क्या है आपकी। पहली हेडिंग है गुरुत्व केंद्र और संतुलन, मतलब केंद्र के साथ गुरुत्व का केंद्र के साथ कैसे संतुलन होता है, ये आज का ये टॉपिक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये देखिए, गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां उस वस्तु का किसी विशेष स्थिति में भार केंद्रित अथवा कार्य करता है। तो आप से पूछने लगे अगर प्रश्न गुरुत्व केंद्र कहाँ लगता है, तो उस गुरुत्व केंद्र कहाँ केंद्रित होता है? उसके भार में केंद्रित होता है। कहाँ केंद्रित होता है? उसके भार में, स्थिति के भार में केंद्रित होता है जहाँ कार्य करता है, ठीक है। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? किसी वस्तु के निश्चित आकार एवं आकृति के लिए यह नियत रहता है। किसी वस्तु के निश्चित आकार व आकृति के लिए क्या होता है? नियत रहता है। नियत यानी कि स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। संतुलन के लिए यह अवस्था है कि वस्तु के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार के क्षेत्र के अंदर से गुजरे। जैसा कि ये इसका जो केंद्र ज्ञात करने के लिए इसकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से गुजरे? आधार के क्षेत्रफल के अंदर से गुजरे। क्लियर है? आगे देखिए, यदि वह रेखा वस्तु के आधार के क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो वस्तु का संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। अगर ऊर्ध्वाधर के अंदर से नहीं होकर जाए, उसके बाहर से होकर जाए, तो वस्तु का जो संतुलन है वो क्या होगा? वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी? गिर जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सवाल करवाया था, इटली में जो पीसा की मीनार है, उस बावजूद झुकने के बावजूद वह गिरती नहीं है। ये मैंने प्रश्न आपको करवाया हुआ है पिछली क्लासों में। गिरती नहीं, किसके कारण? ऑप्शन क्या था उसमें कि गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके कहाँ से होकर जाती है? आधार से होकर जाती है, इसलिए वह नहीं गिरती। ये प्रश्न भी आपको मैंने करवाया, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के नीचे से होकर जाए और उसका संतुलन बना रहे। क्या बना रहे? संतुलन के लिए वो आगे की तरफ झुकता है, ठीक है। डबल, जो आपने देखी हो कभी पिक्चर में, डबल डेकर बस जो होती हैं उसकी मंजिल जो अधिक भारी होती है, किसकी? जो ऊपरी मंजिल है ये डबल है। ये कौन सी है? डबल बस। सपोज करो डबल, ये जो होता है ये हिस्सा क्या होता है? भारी होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऊपर वाले हिस्से के अकॉर्डिंग ये हिस्सा क्या होता है? ज़्यादा भारी होता है, भारी। और ये क्या होता है? हल्का। ये क्या होता है? हल्का होता है। क्यों? क्योंकि डबल बस से नीचे मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है और अधिक संख्या में यात्री को बैठाया जाता है। नीचे अधिक संख्या में यात्री को बैठाया जाता है ताकि बस का गुरुत्वीय केंद्र आधार के निकट रहे और उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या रहे? आधार से होकर जाए, ठीक है। इसका सही उदाहरण क्या है? डबल बस। आगे देखिए, गुरुत्वीय आकर्षण बल ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये है क्या? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ग्रह दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, या फिर बोल दो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण बल है उसको क्या बोलते हैं हम?
गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो क्या लगाता है? चंद्रमा। क्या लगाता है? चंद्रमा। तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है यानी कि बल जो लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सही है। आगे देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है, बल तो हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो ये बोल रहा है, माना कोई पृथ्वी और इसके चारों में क्या चक्कर काट रहा है? चंद्रमा। इसका जो द्रव्यमान मान लो m1 और इसका जो द्रव्यमान मान लो m2। तो ये बोल रहा है, तो दोनों जो भी पिंड हैं हमारे, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2। सही है। और अपॉन उनके बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी मान लो कितनी? r। कितनी मान लो? r। तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होती है। और कोई भी समान अनुपात को हटाते हैं, उसमें कोई भी नियतांक लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो G लगा देंगे और m1 इसका जो फॉर्मूला है हमारा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या है? G का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो बराबर होता है F बराबर G इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अनुसार, कोई भी दो पिंड हो, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी दो पिंड हो जो पृथ्वी की द्रव्यमान m है और चंद्रमा का द्रव्यमान m2 भी मानेंगे, ये दो पिंड है। ठीक है। तो इन दोनों के गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2 अपॉन इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अपॉन में, तो r स्क्वायर। ठीक है। समान अनुपात का चिन्ह हटाएंगे और G लगाएंगे, और G का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m एवं mg एक दूसरे से r दूरी पर हैं, वही न्यूटन के नियम अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये आगे सॉल्यूशन होगा। आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जो मैंने ये सॉल्यूशन, इसके बाद में ये सॉल्यूशन दे देना, इसके बाद में आकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखिए, उत्तोलक यह एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र घूम सकती है। इसके मुख्य तीन बिंदु होते हैं। इसके मुख्य कितने बिंदु होते हैं? तीन बिंदु होते हैं। वो कौन कौन से? आलंब, नंबर 2 आयास, और नंबर 3 भार। याद रखना, इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको याद रखना। जो भी हमारे उत्तोलक वो होती है हमारी सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ जो होती है, जो घूमने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये हमारी कोई क्षण है, ये क्या है? घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ये घूम सकते हैं। तो इस पे किस किस का काम होता है? आलंब, आयास और भार। ठीक है। तो उत्तोलक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब, आयास और E तथा भार W के बीच स्थित होता है। जैसे कैंची किस पे काम करती है? हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं ये। ठीक है। और कील, और ये है शीश झाड़ू या साइकिल के ब्रेक और हेड पंप, ये सब किसके हैं? प्रथम श्रेणी के। आगे देखिए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं?
द्वितीय श्रेणी के इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F तथा आयास E के बीच, किसके बीच होता है? E के बीच भार W होता है। किस किस के बीच में? F के और E के बीच में W होता है। जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, पहिए की, कूड़ा ढोने वाली मशीन, एक पहिए की, ठीक है। तृतीय श्रेणी क्या होती है? F और W के बीच में क्या होता है? E। तो ये ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी के F और E के बीच में W स्थित होता है। दूसरे में क्या था? दूसरे में F और E के बीच में, F और E के बीच W होता है दूसरे में भी, और तीसरे में क्या है? तीसरे में भी W, F और W के बीच में क्या होता है? आयास, यानी कि E होता है, क्लियर है? आगे देखिए, कार्य ये मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। कार्य किससे डिनोट करते हैं हम? W से। बल F और विस्थापन या तो S से कर दो या ds, जो भी है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, कार्य की जो डेफिनेशन बनती है, वो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? क्या गया? कार्य कहते हैं, क्लियर है? तो यही डेफिनेशन, बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि विस्थापन के गुणनफल को बल के द्वारा क्या गया? कार्य कहा जाता है। अतः कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो इसका सांकेतिक रूप क्या है? सांकेतिक रूप W बराबर F गुणा S, क्लियर है? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा पावर P बराबर होती है W/T। मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासों में। ये क्या है? कार्य भी एक कौन सी राशि थी? अदिश, और ऊर्जा भी कौन सी राशि है हमारी? एक अदिश राशि है। तो W क्या होता है? T होता है, क्लियर है? तो ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक वाट सेकंड या फिर वाट घंटा या किलोवाट घंटा या 1 वाट सेकंड या 1 वाट गुणा 1 सेकंड में कितने होते हैं? 1 जूल होते हैं, क्लियर है? ये है। आगे देखिए, पहले ये देख लो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। किलो को वाट में बदलने के लिए कितने की गुणा करोगे? 1000 की गुणा। ये किस में बदल जाएगा? वाट। घंटे को सेकंड में बदलने के लिए कितने की गुणा करोगे? 3600। कितने की? 3600 सेकंड, सही है। अब देखो कितनी जीरो है? ये 2 और ये कितनी है? 3। 3 और 2 कितने? 5। तो 10 की पावर कैसे लिख सकते हैं इसको? 5 जूल में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जूल में परिवर्तित हो जाएगा। एक आंसर इसका ये भी आ सकता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, सही है। ये दोनों आपके ऑप्शन ठीक होंगे, या तो फिर 36 गुणा 10 की पावर 5, या फिर ज़्यादातर 90% कौन सा पूछा जाता है हमारा? नीचे वाला 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यानी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये होता है, ये किस में रिलेशन है? जूल और किलोवाट और जूल में संबंध, किलोवाट घंटा तथा जूल में रिलेशन, ये है, क्लियर है। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में शारीरिक कार्य
अथवा यांत्रिक कार्य के संचालित होता है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? ये होती है। इसकी डेफिनेशन ये है, किसी शारीरिक या आंतरिक कार्य करने के कारण संचालित होता है। ये आ सकता है शारीरिक कार्य और आंतरिक कार्य के कारण संचालित होता है, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा एक स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन से? एक तो गतिज ऊर्जा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे आंधी में टीन का उड़ना, जैसे उदाहरण आंधी में टीन का उड़ना, ठीक है, उड़ने की क्षमता। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक भी जूल है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया हुआ है, 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग, और k क्या है? गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब दूसरी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वस्तु में उनकी स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे V से डिनोट करते हैं, या U से भी, कहीं कहीं U, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है वो भी क्या है? जूल। और V बराबर जो होता है mgh दिया हुआ है। m क्या है? द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। फिर मैं बता रहा हूँ U बराबर या V बराबर m यानी कि द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। ये है हमारी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अगर आपको आ जाए कभी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? mgh। क्लियर है? आगे देखिए, ऊर्जाओं के विभिन्न स्रोत। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब किसके हैं? हमारे ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। सौर ऊर्जा भी देखी होगी, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, कार्य और शक्ति। ये सब क्या है? ये ऊर्जाओं के रूप हैं। ठीक है ना, जो कि पूछा जा सकता है ऊर्जा के विभिन्न निम्न में से ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये ऑप्शन कुछ भी हो तो आपको ये देना है। सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन, रासायनिक, विद्युत, नाभिकीय और ध्वनि, कार्य और शक्ति। क्लियर है? ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप हैं। प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता है क्या? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर से किसी विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं हम? प्रत्यास्थता कहते हैं। या आने की चपेट करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है। और वह पदार्थ और ये दिक्कत होगी है कुछ।
दीपक गुरुजी, दीपक गुरुजी अरे वो अपना आप ही बंद होगी इसके लिए। हाँ क्लास ले लो अपना पूरी सिस्टम मिलेगा तो वो अपना अगला टॉपिक क्या है? प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता को देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर से किसी विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वह अपनी पूर्व अवस्था में पूर्व अवस्था में आ जाता है या फिर आने की कोशिश करता है। तो या किसी आने की चपेट करती है तो प्रत्यास्थता कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। और वे अधिक प्रत्यास्थता कहलाते हैं जो अपनी पूर्व अवस्था में आने में अधिक समय लगाते हैं, जैसे इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थता है। इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थता है, ये याद रखना। अगर आपसे कंपेयरिंग पूछे कि रबड़ और इस्पात में कौन प्रत्यास्थता अधिक है तो आपको क्या जवाब देना है? इस्पात। क्या जवाब देना है? इस्पात। इसका उदाहरण के तौर पे प्रत्यास्थता के गुण क्या होते हैं? जैसे एक रबड़, पहले हमने रबड़ को खींच के छोड़ने के बाद में वो अपनी पहले की अवस्था में, अपने पहले रूप में आ जाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। या फिर किसी के कान को हमने ऐंठा, फिर उसको छोड़ देने पर कान जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता के गुण होते हैं हमारे कान में भी। ठीक है, अब आगे का टॉपिक क्या है? इसे y से डिनोट करते हैं। जैसे तो हर एक का प्रत्यास्थता अलग अलग है, इसको किससे डिनोट करते हैं? y से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक प्रतिबल। प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या होता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर होता है मैंने बताया आपको, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी मात्रा क्या है? ये सीजीएस पद्धति में है। ये कौन सा पद्धति में? सीजीएस पद्धति में, और ये एमकेएस पद्धति, मीटर स्क्वायर एमकेएस पद्धति में है। क्लियर है? ये सब क्या है? एमकेएस पद्धति में है। किसके? प्रतिबल के मात्रक डायन प्रति सेकंड या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा, वह सीमा जिसको पार कर लेने के बाद वस्तु प्रत्यास्थता से प्लास्टिक हो जाती है, यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था छोड़ देती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता का गुण त्याग देती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाई जाए। क्या लगाई जाए? विकृति लगाई जाए। इसको नियम को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। सपोज करो हमने कोई खींचा, वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, तो ये हुक का नियम है। ये किसका नियम है? हुक का नियम। हुक ने क्या बोला था कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाई जाए। यानी कि सपोज करो एक प्रारंभ में ये है क्षण, इसको हमें खींच के थोड़ा सा लंबा कर दें। इसकी प्रारंभिक लंबाई ये है और इसकी प्रारंभिक लंबाई l, और जो लंबाई में वृद्धि हो वो किससे डिनोट होती है? डेल्टा से होती है। तो विकृति बराबर प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये विकृति होती है हमारी। ठीक है, तो एक प्रत्यास्थता जो है, इसी के अकॉर्डिंग प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है हमारा? प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता, ये याद रखना, प्रत्यास्थता इक्वल्स टू होता है हमारा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति ये होता है। ठीक है,
प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति, ये याद रखना है। आगे देखिए दाब। दाब क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगाने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। किसी चीज को हम पुश करें तो उसको नाम से पता लगे, किसी चीज को हम दबाएं निश्चित क्षेत्रफल में, उसको क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस पर किसी सतह, मतलब ये बोला है जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। जैसे इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है, मीटर स्क्वायर बोल रहा है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल रहे हैं, मीटर स्क्वायर का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा एमकेएस प्रति मात्रक है, और एमकेएस प्रति मात्रक इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्यादातर दाब का मात्रक क्या पूछा जाता है? दाब का मात्रक पास्कल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दाब किसी सतह के, वो यह दाब किसी सतह के पर उतना ही बल लगता है न्यूटन वर्ग मीटर, वो ये पास्कल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम ये क्या है? प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्यमान यानी बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। इस नियम को क्या कहते हैं? प्लैंक का नियम कहते हैं। इसको ये है, अगर कोई चीज पानी में तैरती है तो वो अपने भार के बराबर क्या करती है? द्रव को हटाती है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं? प्लैंक का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर वो क्या है? अधिक घनत्व वाले द्रव में तैरने पर वस्तु का कम भाग द्रव के अंदर डुबा देगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का अधिक भाग डुबा देगा। ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, आगे देखिए। पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसकी माप द्रव तल की कल्पित रेखा के प्रति इकाई लंबाई पर लगता बल है। मतलब प्रति एक अंक इकाई में लगा बल को क्या बोलते हैं? हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी कि T से डिनोट करते हैं बल बट्टे लंबाई। बल बट्टे लंबाई, इसका जो फॉर्मूला है बल बट्टे लंबाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। इसकी प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। बल लंबाई पृष्ठ के तनाव F कितना है? लंबाई क्या L और पृष्ठ तनाव T। F मात्रक जो इसका जो SI पद्धति CGS पद्धति में जो मात्रक है डाइन प्रति सेंटीमीटर या फिर न्यूटन मीटर या फिर जूल मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। सही है। उदाहरण क्या है? पानी की बूंद की गोली होना, या फिर और भी उदाहरण है गर्म सूप ठंडे सूप की, मतलब गर्म जो सूप होता है ठंडे सूप की अपेक्षा क्यों अधिक स्वादिष्ट होता है? क्योंकि वो उसका पृष्ठ जो गर्म सूप होता है उसका पृष्ठ तनाव जो है कम होता है, जिसके कारण वो हमारे जीभ की सतह पर अधिक बैठ जाता है। बैठने के कारण वो क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, आगे देखिए। केश नली जो होती है क्या होती है? केश नली जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। जब हम कांच की दोनों सिरों पर खुली एक केश नली अर्थात जिस नली का छिद्र केश बाल के समान होता है उसको क्या बोलते हैं? हम केश
केश नली या केश तत्व कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। केश तत्व क्या के उदाहरण, बॉल पेन, ब्लोटिंग या बॉल पेन जो होते हैं हमारे, स्याही शीघ्र सोख लेता है, या फिर लालटेन, लैंप की बत्ती, ठीक है, तेल को ऊपर चढ़ा देती है। तो क्यों, किसके कारण चढ़ते हैं कि उसमें लैंप की बत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे केश नली बनी होती है, जिसके कारण जो वो है शीघ्र जो हमारा तेल है उन केश नली के अकॉर्डिंग ऊपर चढ़ता है। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, केश नली का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पेड़ की जो शाखाओं में तने होते हैं, उन पत्तियों में जो छोटी छोटी केश नली होती है, जिसके कारण जल पहुंच जाता है, लवण केशी तत्व के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। किसके कारण पहुंचाए जाते हैं वो लवण केशी तत्व या केश नलियों द्वारा ऊपर पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर, संयोजक बल। ये क्या है, संयोजक बल। ठीक है, आगे देखिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यशील आकर्षण बलों को संयोजक बल कहते हैं, जिनके द्रव्यों के अणुओं के बीच संयोजक बल अधिक होता है। किसके बीच होता है, याद रखना, द्रव्यों के बीच में संयोजक बल अधिक होता है। वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं, जैसे पारा। ठोसों में संयोजक बल का मान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। फलस्वरूप इसके आकार निश्चित होते हैं। गैस में संयोजक बल का मान नगण्य होता है। ठीक है, द्रव से ज्यादा किस में पाया जाता है, ठोसों में, लेकिन गैस में संयोजक बल का मान यानी कि 0 के ऊपर होता है, याद रखना। असंयोजक बल एक है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण विभिन्न, जैसे सपोज करो विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, संयोजक बल कहते हैं। किसी द्रव के अणु के बीच कार्य संयोजक बल का मान द्रव एवं किसी बर्तन के अणुओं के बीच कार्य संयोजक बल से कम होता है, तो वह बर्तन में डाले जाने पर उसकी दीवारों को गीला कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असंयोजक बल। ठीक है, दूसरी वस्तु में चिपक जाते हैं। किसके कारण वो होता है, असंयोजक बल के कारण वो क्रिया कर लेते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। ठीक है, श्यानता, ये किसमें श्यानता, ये किसके गुण होते हैं, द्रव तरल पदार्थों का गुण जो होता है, जिसके कारण बहते हैं तरल पदार्थ, वो क्या, उसमें क्या होती है, हमारी श्यानता के कारण वो हर एक द्रव का अपने शांता गुणांक होता है। तो वो ये शांत तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी कि ये भी एक बल है, ये भी एक बल है जो कि किसका विरोध करता है, उनकी गति का विरोध करता है। सही, इसको किससे करते हैं, नीटा से व्यक्त करते हैं। किससे, नीटा से व्यक्त करते हैं। इसका एक ऐसा ही मात्रक क्या है, डेकापवाइज या फिर पवाइज या फिर पास्कल सेकंड भी बोल देते हैं इसको। इसे नीटा, इसको किससे करते हैं, नीटा से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण जैसे जितनी तेजी से वह वायु में दौड़ सकता है उतनी तेजी से वह जल में नहीं दौड़ सकता। कोई व्यक्ति से जितना हम वायु में यानी कि स्वतंत्र दौड़ सकते हैं, वो इतनी स्पीड से हम पानी में नहीं दौड़ सकते। किसके कारण, श्यानता के कारण। किसके कारण नहीं दौड़ सकते पानी में, श्यानता के कारण। क्योंकि जो श्यानता हमें दौड़ने के लिए हमें क्या करेगा, बाध्य करेगा, हम दौड़ नहीं सकते। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, द्रव में जो बल लगता है वो श्यानता के कारण विरोध करता है गति। ठीक है, आगे देखिए बर्नौली में, बर्नौली फिल्में जो है वो क्या है, सपोज करो कोई पाइप है, एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा।
ठीक है। एक तरफ से पतला यानी कि क्षेत्रफल जो है इसका बड़ा है, इसका क्षेत्रफल A1 माना, इसका क्षेत्रफल A2, सही है। इसकी जो द्रव निकलने की चाल है, इसमें जो द्रव जो जाएगा वो V1 से और निकलेगा V2 से, इसके V2 से, V1 से और V2 से। लेकिन ये बर्नौली प्रमेय क्या है, जितना द्रव यानी कि जितना द्रव इसमें जाएगा उतना ही द्रव बाहर निकलेगा, बशर्ते उसकी जो स्पीड यहाँ पे अधिक होगी, और क्योंकि इसका बड़ा सिरा है और इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। किसके कारण, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या होगा, स्पीड से द्रव जाएगा इसमें और कम स्पीड से निकलेगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब जितना इस सिरे से हमारा द्रव जाएगा उतना ही द्रव इस कम सिरे से बाहर निकलेगा, बशर्ते इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड अधिक होगी। किसके कारण, क्षेत्रफल के कारण। इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल कम है। तो यही बोल रहा है कि बर्नौली प्रमेय, जब एक आदर्श तरल किसी नल या किसी धारा में रेखीय प्रवाह से बहता है तो वह नली के एकम आयतन में दाब, कौन सा दाब, इसमें कितनी ऊर्जा, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, हमारा नियत होता है। वैसे ये याद रखना, बर्नौली प्रमेय के अनुसार का नियम किस पर आधारित होता है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी नियत होती है, सही है। आगे देखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसके एग्जाम्पल है प्रासरण, परागण झिल्ली, ये सब इसके क्या है, हमारे उदाहरण है, ठीक है। अब देखो सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, यह है सरल आवर्त गति निश्चित, इससे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो एस, सिंपल, एच और मोशन। निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। दोहराने वाली गति को क्या बोलते हैं हम, आवर्त गति कहते हैं। और वह आवर्त गति में त्वरण दूरी के समानुपाती होता है, जिसकी दिशा एक निश्चित बिंदु की ओर हो, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। जिसकी दिशा क्या होती है, सिंपल होती है, सरल लोलक। ये क्या होता है, जब किसी पिंड को हम स्वतंत्र छोड़ दें, एक पिंड को हम यहां से छोड़ा तो वो क्या होता है, दोलन करने लगता है। क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम, सरल दोलक कहते हैं। तो वही है, किसी डोरी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बांधा, मतलब दृढ़ आधार से बांधा, और दूसरे सिरे का कोई भार लटका दो, यानी कि m द्रव्यमान, कोई भी पिंड हो जिसका द्रव्यमान कितना हो, m हो, लटकी होती है जो ऊर्ध्वाधर, ये कौन सी रेखा है हमारे, ऊर्ध्वाधर तल से स्वतंत्र पूर्वक क्या है, दोलन कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सरल लोलक के भार के नियम कहते हैं, सही है। समाकलन तत्व नियम, लंबाई का नियम, गुरुत्व का नियम, मात्रक के नियम, ये सब किस में आते हैं, हमारे सरल लोलक में आते हैं, ठीक है। तो सरल लोलक की लंबाई L, आवर्तकाल T, आवर्तकाल का होता है T। तो इसमें जो संबंध होता है हमारा वो होता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन G। क्या होता है, 2 पाई रूट में L अपॉन G। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो ये होता है मौसम, मतलब ये जो गति करता है ये किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है P बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन G। L क्या है, लंबाई, डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई। पर ये क्या है, गुरुत्वीय
12 और टी क्या है, तनाव। टी क्या है, डोरी में तनाव, यानी कि एक प्रकार का बल है, ठीक है। और 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई एक परिधि होती है, क्या होती है, परिधि 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री का कोण। आगे देखिए तरंग गति एवं ध्वनि, तरंग गति एवं ध्वनि। तरंग गति तरंग गति एक ऐसी प्रक्रिया अथवा विक्षोभ है जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक कण अपने परावर्ती कण के दोलन की स्थिति में थोड़ी देर बाद आता है और इस प्रकार तरंग की गति को अगले कण को मतलब अगले कण को उत्तेजित करता है, मतलब वो भी गति के लिए प्रेरित करता है दूसरे कण को, जिससे विक्षेप एक निश्चित काल से गतिमान होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, तरंग की गति या ध्वनि, ठीक है। तरंग दैर्घ्य, इसके जो रूप है वो क्या है, एक तरंग दैर्घ्य माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे जिसे दो से निरूपित, जिसे लैम्डा से निरूपित करते हैं, जिसे लैम्डा से, या एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक, वैसे तो लैम्डा से निरूपित करते हैं, सही है। किससे निरूपित करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आवृत्ति या टाइम आवर्तकाल, ये क्या है, टाइम पीरियड, एक आवर्तकाल, क्या है, आवर्तकाल। टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, जो कि ये गलत है। आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन अथवा एक तरंग के निर्माण में लगे समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसका मतलब सेकंड है और इसको किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं। तो ये आवृत्ति, किए गए पूर्ण दोलन की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मतलब कितनी ये है, अगर तरंग में इस तरह की ये लोगों की जो गिनती है, ये जो गिनती जो डिनोट होती है तरंगों की, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, एन से निरूपित करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, ठीक है। तो n बराबर क्या होती है, 1/t। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, n का मात्रक सेकंड इनवर्स, यानी कि आवृत्ति का मात्रक कोई पूछे तो वो होता है सेकंड इनवर्स, समय का उल्टा, सही है। अनुप्रस्थ तरंग, तो तरंगे भी कई प्रकार की होती हैं। वायु में तरंगे होती हैं, ठोसों में, यानी किसी ठोस को माने कि जैसे लोहे की तरंगे अलग होती हैं। अगर हम उसको लोहे को पीटते हैं तो उसमें क्या होती है, तरंगों के अकॉर्डिंग ध्वनि जाती है उसमें। तो अनुप्रस्थ तरंगे, तो ये कई प्रकार की तरंगे होती हैं। पहले क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे गति में माध्यम कण अपनी माध्य स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि कोई वो है तो वो जो तरंगे गति करेंगे लंबवत दिशा में गति करेंगे, ठीक है। जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग एवं प्रकाश की तरंग आदि क्या होती है, हमारे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, गति के माध्यम के कण स्थिति पर आगे पीछे तरंगे गति करते हैं, जैसे ध्वनि। तो अनुदैर्घ्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यास्थता की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग किस किस में उत्पन्न की जा सकती है, ठोसों में भी, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग इंपोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य प्रसार कहां से कहां तक होता है,
10⁻14 -14 से 10⁻4 -4। तो याद रखना 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए परावैंगिक तरंग। परावैंगिक तरंग अल्ट्रा वायलेट रे, तुम जानते हो परावैंगिक किससे आते हैं? सूर्य के प्रकाश में जो होती हैं, जो किस परावैंगिक किरणों को कौन शोषित करता है? ओजोन। ओजोन गैस जो होते हैं वो परावैंगिक किरणों को आने वाली को क्या कर लेता है? शोषित। तो वही ये परावैंगिक किरणें हैं। ठीक है, आगे देखिए ये तरंगें सूरज के प्रकाश के विद्युत विसर्जन, निर्वात एवं स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। इस तरंग दैर्ध्य का प्रसार 10 सेंटीमीटर से 10⁻7, कहां से कहां तक? 10 से 10⁻7 मीटर तक होता है। परावैंगिक तरंग। परावैंगिक विकिरण की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। और कौन से सन में की थी? ये तरंगें सूरज के प्रकाश के विद्युत विसर्जन और निर्वात एवं स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? आगे देखिए इसका तरंग दैर्ध्य प्रसार को मैंने बता दिया था, इतना होता है 10 से 10⁻7। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने में या बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य विकिरण इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है दृश्य विकिरण? ये क्या है? इसकी खोज न्यूटन ने की। दृश्य विकिरण में परावर्तन और अपवर्तन या व्यतिकरण या विवर्तन, ध्रुवण एवं दृश्य संवेदन आदि के गुण पाए जाते हैं। कौन सी? ये किसमें पाए जाते हैं? दृश्य में ये सब गुण पाए जाते हैं हमारे, जो कि इंपोर्टेंट गुण है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, दृश्य संवेदन आदि गुण पाए जाते हैं। ये विकिरण तापदीप्त और कौन कौन सी होती है? ये विकिरण तापदीप्त वस्तु से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? वस्तु से। विकिरण के स्रोत सूर्य। विकिरण के स्रोत सूर्य, तारे, ज्वाला, विद्युत बल्ब एवं आर्क लैंप आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? दृश्य विकिरण, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग ये क्या होती है? चुम्बक द्वारा जो उत्पन्न होती है वो तरंगे किसको बोलते हैं? चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। यांत्रिक तरंगे के संचालन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो लेकिन यांत्रिक तरंगे अतिरिक्त कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं जिसके संचालन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे तरंगे निर्वात में भी संचालित हो सकती हैं। तो ये कौन सी किरणें होती हैं? हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सही। इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या कहते हैं? गामा किरणें। गामा किरणें कहते हैं। किसने की थी? बेकुलर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? बेकुलर ने। किसकी? गामा किरणों की खोज। आगे देखिए एक्स किरणें, जिससे हम बॉडी का एक्सरे लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? ये इंपोर्टेंट है। रोंटगन ने की थी। सही है। 10 मीटर तक होती है। इसकी बीमारी कितनी होती है? हमारी 10 मीटर तक होती है। इसका तरंग दैर्ध्य 10 मीटर या 10 से 10 मीटर से लेकर इन किरणों तक। इसका उपयोग किससे होता है? डॉक्टर, जो भी औद्योगिक क्षेत्र में, डॉक्टरों के क्षेत्र में होता है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। सही है। एक्स किरणों की खोज। और इसने भी की थी रोंटगन ने। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर
कितना होता है इसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है 7.8 गुणा 10 की पावर 10 मीटर सेकंड से 10 की पावर 3 मीटर तक होता है। ठीक है। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग, रेडियो तरंग जानते होंगे। इन तरंगों की खोज किसने, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका तरंगदैर्घ्य प्रसार 10 की पावर 3 से 1 मीटर, कितनी 1 मीटर तक होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि के प्रसारण में किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सर वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगें, इन तरंगों की खोज मार्कोनी ने 1896 ईस्वी में की थी। इसका तरंगदैर्घ्य प्रसार 1 मीटर से कितना होता है 10 मीटर तक होता है। सही। ये कौन सी किरणें हैं, दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो। और ये कौन सी है, हेनरी। कम रेडियोएक्टिव तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों ने की थी खोज, एक तो दीर्घ और एक लघु। तो लघु वाले की खोज किसने करी थी, हमारे हेनरी हर्ट्ज ने की थी। और लघु किसने की थी, वो की थी हमारे मार्कोनी ने 1896 ईस्वी में की थी। क्लियर। आगे देखिए, कंपन की कला। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंपन कला कहते हैं। सही है। निम्न तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है। याद रखना, जितनी भी तरंगें होती हैं वो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। कैथोडिक किरणें, नंबर 2 एनोड किरणें या कैनाल किरणें भी बोल देते हैं। फिर इनको एनोड किरणें भी बोलते हैं। एनोड किरणें दो प्रकार की किरणें होती हैं, कैथोड और कैनाल या फिर एनोड किरणें। ठीक है। आगे देखो श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग, तो इस श्रव्य तरंग वे यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति का प्रसार जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होता है 2000 हर्ट्ज तक होता है। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है। तो कौन सी तरंगें होती है हमारी, श्रव्य तरंगें। श्रवण प्रसार, हमारे कान इतने से इतने हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकने के लिए सुग्राह्य होते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्रवण प्रसार कहते हैं। तो आवृत्ति का यह प्रसार ही श्रवण प्रसार कहलाता है। दूसरा पॉइंट का अश्रव्य, वो क्या है, अश्रव्य तरंगें वे यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति इतने 20 से कम होती है। ये तरंगें हमें सुनाई नहीं देती हैं। तो हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति अश्रव्य तरंगों के समान होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर पूछो लगे आपसे हृदय की जो ध्वनि है वो कौन सी तरंगें होती हैं, वो होती है हमारी अश्रव्य तरंगें। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। सही है। नंबर 3 क्या है, स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। प्राश्रव्य तरंगें वे अनुदैर्घ्य प्रसार तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से इतने किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर, इसका जो वैल्यू हो सकती है या तो 20,000 है ना, 20,000 को क्या कर सकते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, से अधिक होती है। ठीक है। स्रोतों के अनुसार ध्वनि, तो तीव्रता ध्वनि के प्रसार ये दे रखे हैं डेसिबल में। साधारण बातचीत कितने में होती है, 30 से लेकर 40। जोर से बातचीत 50 से 60। ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100। ऑर्केस्ट्रा कितना होता है 100। मोटरसाइकिल या विद्युत मोटर 110। सायरन 110 से 120। जेट विमान कितना 140 से 150। मशीन निगम
170 या मिसाइल कितनी 180। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि वेग पर विभिन्न तापों का ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। जो भी हमारे ध्वनि होते हैं उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ता है, वायु में इतनी डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक किसी वायु की कितनी ताप बढ़ा दी जाए, 0.0 सेल्सियस कितनी बढ़ा दी जाए, 0 सेल्सियस बढ़ा दी जाए, तो उसकी जो स्पीड हो जाती है कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दाब का प्रभाव, यदि दाब का प्रभाव समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रखना, दाब का प्रभाव क्या होता है, अगर गैस में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दाब बढ़ाने पर। आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। सीधी बात है, अगर हमारी कोई चीज हो, अगर वो नमी युक्त है, उसका घनत्व किससे कम होता है, जो वायु से, तो आर्द्रता में ध्वनि की क्या हो जाती है, चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, यही कारण है कि सर्दी बरसात के मौसम में सीटी की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ये किसके कारण होती है, घनत्व के कारण। घनत्व का प्रभाव, ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि गैसों में घनत्व बढ़ाने पर यह घटता है। गैसों में यह घनत्व बढ़ाने पर यह घटता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ध्वनि के वेग से अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। क्लियर, जो कि ये दे रहा है, कुछ ध्वनि की चाल दे रहा है, वायु में कितनी होती है मीटर प्रति सेकंड में। ये सब किसके हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो वायु में कितनी होती है, 332, हाइड्रोजन में 1269, 260, कार्बन डाइऑक्साइड में, भाप में कितनी होती है, 100 डिग्री यानी कि 405। फिर क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल में 1213, और जल 1483, समुद्री जल में 1533, पारे में 1450, लोहे में कितना होता है 5130, एल्युमिनियम 6420, कांच में 5640 या स्टील में कितना होता है 5790। ये याद रखना है। ये सब किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पहले माध्यम में वापस लौट आती हैं, इस ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। ध्वनि का परावर्तन नियम कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन नियम। ठीक है, फिर दूसरी प्रतिध्वनि, क्या होता है प्रतिध्वनि। ध्वनि का किसी विस्तार या किसी विरोध से परिवर्तन होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर या फिर लगभग 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, होनी चाहिए, फिर कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। अगर हम कोई आवाज सुने तो उसका प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 1 सेकंड, मतलब 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। फिर क्या है, ध्वनि का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक
साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वितरण हो जाता है। तो इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे ओम ध्वनि का विवर्तन किसी अवरोध के कारण तरंगों की दिशा में परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या है हमारा, अगर हम किसी ओम को बोले, एक कौन सा उदाहरण है, विवर्तन। क्लियर। आगे देखिए ध्वनि का व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति, ये मैंने करवा दी, तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि का विवर्तन। ये देखो ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन किसी अवरोध के कारण तरंग की दिशा परिवर्तित, किसी अवरोध के कारण दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। सपोज करो कोई दीवार है और कोई आवाज लगा है, तो वो आवाज कैसे जाएगी, उसकी दिशा पलट के तो जाएगी, तो ये दिशा पहले सीधी जा रही थी, वो ऊपर कर जाएगी, तब उसको सुनाई देगी। तो इस ध्वनि के इस परिवर्तन को क्या, दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। क्लियर है। ध्वनि तरंग में विवर्तन सबसे स्पष्ट होता है इसका डॉपलर प्रभाव, जो इंपोर्टेंट है, इसको देखो डॉपलर प्रभाव। ये क्या होता है, सापेक्ष गति के कारण स्रोत व श्रोता, स्रोत कोई भी मशीन होती है, श्रोता सुनने वाला कोई भी व्यक्ति। तो स्रोत और श्रोता में अंतर, ये कोई मशीन यानी ट्रेन हो, बस हो, वो किसमें गिने जाते हैं, स्रोत में। और श्रोता कोई भी व्यक्ति के माध्यम आवृत्ति पर होने वाले आभासी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर आभासी आवृत्ति की वास्तविक आवृत्ति से घट जाती है। अगर कोई भी मशीनों से श्रोता यानी कोई व्यक्ति दूर जाता है तो उसकी आवाज की आवृत्ति क्या होती है, हमारी घट जाती है। निकट आने पर उसकी आवृत्ति की प्रभाव क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रभाव की शर्त, स्रोत व श्रोता के बीच सापेक्ष गति या ध्वनि के वेग को ध्वनि के स्रोत के वेग से अधिक होना चाहिए। क्लियर। ऊष्मा, ऊष्मा देखो वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरण होती है। जैसे एक सपोज करो, एक डिब्बे में ठंडा पानी और इसको दोनों को मिला दो, जो पानी जा सके, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो इसमें ऊष्मा जब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का ताप क्या नहीं हो जाता, समान नहीं होता। इस तापांतर के कारण क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है। तो आगे देखिए, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी। किलो कैलोरी होती है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 10 की पावर 4.2 जूल होते हैं। सही है। तो लगभग अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, तो क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, इस अवस्था में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। क्लियर। तिर्यक बिंदु क्या है, तिर्यक बिंदु जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल यानी कि द्रव एवं गैस साथ पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तिर्यक बिंदु कहते हैं। गलना, ये क्या होता है, गलना निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या होता है, कहलाता है गलनांक कहलाता है। इसकी निश्चित ताप पर ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक, किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है तथा इसके निश्चित ताप द्रव का एक हिमांक कहते हैं। ठीक। क्वथनांक, किसी निश्चित ताप पर द्रव का, क्वथनांक किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन, वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, जो ओस जो होती है, जो मॉर्निंग में
फॉग जो जमती है उसको क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। तो क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है, ताप बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। सही है। ताप किरण, किसी पिंड का ताप किरण उस पिंड की ऊष्मा ऊर्जा संबंधी वह भौतिक दिशा है जिससे सूची होता है कि पिंड के संपर्क में आने पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। ये क्या डिनोट करता है हमारा, ताप किरण। सही है। ताप की मापने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, उसको ताप मापी कहते हैं। 4 प्रकार के ताप मापी पैमाने होते हैं। तो प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी, इसके द्वारा कितने से कितने तक, 200 से 1200 तक। ताप मापी युग्म मापी, इसका प्रयोग कितने से कितने तक, 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। पूर्ण विकिरण मापी, इससे स्टीफन के नियम पर आधारित इसको नाप सकते हैं। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसके अनुसार, पूर्ण विकिरण के अनुसार उच्च ताप किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो ये है हमारा E बराबर T की पावर 4, ये घनत्व, ये क्या है E बराबर, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा। तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4, और ये क्या है 6 नहीं है, सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। तो स्टीफन के नियम अनुसार ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्टीफन का नियम क्या होता है, E बराबर सिग्मा की पावर 4। ठीक है। ऊष्मा के मात्रक किसमें नापी जाती है, कैलोरी में। 1 किलोग्राम जल का ताप बढ़ाने पर ने के लिए अब ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। क्लियर कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, एक शुद्ध जल का ताप कितना होता है, इतने से इतने तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। विभिन्न मात्रकों में संबंधित ये होते हैं विभिन्न मात्रक, 252, 4 पॉइंट इतने, मतलब 4.186, 1 किलो कैलोरी में कितने होते हैं, ये होते हैं या फिर 1000 कैलोरी। तो कितने जूल होते हैं हमारे, 4186 या फिर 1000 कैलोरी के बराबर होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ठोसों का प्रसार। साधारणतः जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इसका सभी दिशाओं में प्रसार होता है, जिसमें इसके आयतन में वृद्धि होती है। द्रव को प्रसार, द्रव को गर्म करने पर उनका सिर्फ आयतन बदलता है, उनके आयतन में प्रसार होता है। द्रवों का गर्म करने पर घनत्व में परिवर्तन, किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है। किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्लियर। तो आज के लिए इतनी ही क्लास काफी है। ठीक है। ये सब थ्योरी, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो भी ऑप्शन वाले बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे, आज के लिए इतने ही काफी है। ठीक है। धन्यवाद।